अभी पिछले ही हफ्ते मेरे ऑफिस के दो लोग आपस में भिड़ गए क्योंकि उन दोनों की विचारधारा, उन दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट है। एक पॉलिटिकल ए का सपोर्टर है, दूसरा पॉलिटिकल बी का सपोर्टर है, और दोनों थोड़े इंटेलेक्चुअल हैं। तो दोनों ने अपने अपने पार्टी के फेवर में एक एक फैक्ट्स, एक नहीं कई फैक्ट्स उन्होंने शेयर किए। जब फैक्ट शेयर किया गया वो ऑथेंटिक भी था, वो डेवलपमेंट के ऊपर था, एजुकेशन के ऊपर था, और भी हेल्थ केयर के ऊपर भी था। लेकिन जो दोनों लोग थे वो फैक्ट देखने के बावजूद अपने पार्टी के अगेंस्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे अपनी एक आइडेंटिटी जोड़ ले रखी है। और जब दोनों फैक्ट साथ में रखे हुए थे एक दूसरे के पार्टी के खिलाफ, तो ऐसा क्या था कि दोनों इंटेलेक्चुअली शार्प भी हैं और दोनों के पास फैक्ट भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो अपने ओपिनियन को शेप नहीं कर पा रहे। मतलब कि वो अपने ओपिनियन को वैसे के वैसे ही रख रहे हैं, भले उनके सामने फैक्ट एविडेंस मौजूद हो तो भी। और ये इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में दो ऑपोजिट विचारधारा हर जगह मौजूद है। अगर आप रिलेशनशिप में देखो तो वहाँ भी मेल और फीमेल दोनों का एक आइडियोलॉजी अलग अलग रहता है। मेल का पैट्रियार्कल माइंडसेट है इंडिया में स्पेसिफिकली, और ये लोग बहुत डिनाई करते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी है लोगों का वो कंडीशनिंग ऐसी है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ मैन हैं जो पैट्रियार्कल माइंडसेट नहीं रखते हैं, लेकिन अभी भी वो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो एक ये माइंडसेट हो गया मेल और फीमेल का अलग सप्रेस्ड माइंडसेट रहता है कि मैं, मेरा तो शोषण हुआ है, ऐसे टाइप का। तो ये रिलेशनशिप में भी है, ये आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में भी है, और ये आपके करियर पाथ में भी है, और आपके फ्यूचर डिसीजंस में भी है। तो ऐसा क्या है कि ये दोनों विचारधाराएं रहती हैं, लेकिन इनमें से दोनों विचारधाराओं वाले लोग अपने अपने बिलीफ पे क्यों इतने स्टिक रहते हैं? और अगर ये चीज़ समझ में आ जाए लोगों को, तो जितने भी कलह क्लेश या लड़ाई झगड़े हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। और इसी को आज समझते हैं। अब जैसे कॉमन बिलीफ है कि अगर किसी को फैक्ट के साथ आप स्टैट्स दिखाओ, नंबर दिखाओ, तो वो चीज़ हेल्प करेगी कि सामने वाले की जो बिलीफ है उसको तोड़ने में। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड हो जाते हैं एक विचारधारा में और दूसरा दूसरी विचारधारा में, तो उन दोनों को फैक्ट दिखा दो तो भी वो मानने को तैयार नहीं रहते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये चीज़ मैंने देखी भी है। तो इसका क्या रीज़न है, इसको हम लोग 4 पार्ट में समझते हैं। पहला पार्ट है आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी मतलब पहचान आपकी। आप जो चीज़ सोचते हो, जो चीज़ जानते हो, उस सोच और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपकी आइडेंटिटी बिल्ड होती है। और वो चीज़ एक बार में नहीं, वो कई बार रिपीटिशन होते होते वो आइडेंटिटी आपके अंदर बिल्ड एकदम स्ट्रांग हो जाती है। अब जैसे कि आपने सुना कि पीला रंग अच्छा होता है, पीले रंग में ऐसा होता है, पीला रंग बहुत ही शाइनी होता है, पीला रंग सूद करता है अपनी आँखों को। तो ये पीला रंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके अंदर आइडेंटिटी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब वो कैसे आइडेंटिटी आपकी बनती है, जब आप उससे आप रिलेट करते हो। आपके लाइफ में जब पीले रंग जैसी कोई चीज़ आपके लाइफ में मौजूद होती है और आप उसको ये समझते हो कि ये जो पीला रंग है ये मुझे पसंद है, जबकि ये चीज़ आपको किसी ने बताई है और वो चीज़ आपने आत्मसात कर ली है, आप उससे जुड़ गए हो, आपने उससे एक आइडेंटिटी जोड़ ली अपनी। तो ऐसे करके ये जो पीला रंग का एग्जांपल है वो आप पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में आप बोल सकते हो, अपनी कास्ट रिलीजन के बिलीफ में बोल सकते हो, अपने रोल के हिसाब से बोल सकते हो, आप जो भी मानते आए हो, आप वो चीज़ अपने अंदर उसकी एक आइडेंटिटी बिल्ड कर लेते हो। अब जब वो आइडेंटिटी आपने बिल्ड कर ली है कि मैं, ये रंग मुझे पसंद है या ये पार्टी मुझे पसंद है, तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई कुछ बोलता है तो आपको ये लगता है कि आपकी आइडेंटिटी खतरे में आ रही है, यानी आपको कोई गलत बोल रहा है। तो ये आइडेंटिटी ही है जो हमें एक्सेप्ट नहीं करने देती है कि जो मैं मानता हूँ वो गलत कैसे हो सकता है। और दूसरा है कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसमें क्या होता है कि अगर कोई जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन आपको गलत कह रही है या आपके बिलीफ को गलत प्रूव कर रही है, तो इससे दिमाग के अंदर एक टेंशन पैदा होता है कि मैं सही हूँ, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ये मुझे गलत कह रही है। तो ये जो दो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये एक माइंड के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। जब वो ये देखता है कि सामने वाला मुझे बोल रहा है कि मैं गलत हूँ,
तो उसको एक अटैक लगता है अपने ऊपर, तो उसे उस अटैक को टैकल करने के लिए जो मैं सही हूँ वो उस पे कंटिन्यू कायम रहेगा। और दिमाग का काम यही है कि जो उसे बेचैनी हो रही है कि मैं सही हूँ और जो मुझे बोला जा रहा है मैं गलत हूँ, इन दोनों को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने का, तो उसको सबसे ईजी स्टेप दिखता है कि मैं सही हूँ वाला हाई कर देगा उसका पोर्शन, कि ये ज़्यादा ट्रू है, जो मुझे गलत बोल रहा है वो इन्फॉर्मेशन गलत होगी, भले वो फैक्ट है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गलत मानेगा। तो इसीलिए ये कॉग्निटिव डिसोनेंस जो आप पहले से मानते आए हो उसको ज़्यादा प्रेफर करता है, और जो उसको कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको वो डिनाई कर देता है। और तीसरी वजह है मोटिवेटेड रीजनिंग। ये बहुत कॉमन है। मोटिवेटेड रीजनिंग का मतलब ये है कि इंसान जो ये डिबेटिंग कैपेबिलिटी होती है, तर्क करने की क्षमता, वो ऐसे यूज़ करता है कि जो उसकी बिलीफ है, जो उसको मानते आया है, उसको प्रिजर्व करते हुए वो तर्क करता है सामने वाले से या दूसरी बिलीफ के अगेंस्ट। वो अपनी बिलीफ को ऐसे पोर्ट्रे करेगा कि सामने वाली की जो बिलीफ है उसको वो गलत ठहराएगा, और अपनी बिलीफ को बहुत स्ट्रांगली डिफेंड करेगा, बहुत सारे फैक्ट्स देगा, जितना हो सके टेक्निकल, एनालॉजिकल सारे फैक्ट्स वो प्रेजेंट करने के फेवर में करेगा। और वो हमेशा कमियां ढूंढता रहेगा सामने वाली आइडेंटिटी में, और अपनी कमियां जो होंगी अपनी आइडेंटिटी में तो उसको वो सोचेगा भी नहीं। अगर उस पर सोच लेगा तो उसे उस आइडेंटिटी पे चोट पड़ेगी, और उसकी खुद की आइडेंटिटी पे चोट पड़ना मतलब खुद पे अटैक होना, तो वो खुद पे अटैक होना नहीं देना चाहता। तो इसलिए वो सोर्सेज ऐसे ऐसे बना के रखेगा कि सामने वाले को अटैक कर सकें, और वो चीज़ वो खुद पहले से बिल्ड करके रखता है कि मुझे इस पार्टी के अगेंस्ट में बोलना है या इस पर्सन के अगेंस्ट में बोलना है, तो मेरे पास ऑलरेडी डेटा मौजूद होगा। मैं कहीं ना कहीं से या वीडियोस से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैं वो लेके रख लूँगा पहले से, ताकि मुझे किसी को जब बोलना हो तो मैं उसके अगेंस्ट में ये सब बोल सकूं। तो इस मोटिवेटेड रीजनिंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ये वकील टाइप का है। ये एक ऐसा वकील है जो आपके फेवर में हमेशा प्रेजेंट रहेगा और दूसरे को कैसे भी कैसे करके गलत ठहराने की पूरी कोशिश करेगा, और ये आपके हमेशा पक्ष में लड़ेगा। और चौथी वजह है ईगो प्रोटेक्शन, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसलिए है क्योंकि इंसान कुछ भी कर लेगा, लेकिन अगर उसकी बात ईगो पे आ जाती है, यानी उसकी खुद के सर्वाइवल, खुद की आइडेंटिटी पे आ जाती है, तो वो ना इधर देखेगा, ना फैक्ट देखेगा, ना कुछ देखेगा। उसे बस अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो चाहे सामने कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, उसको वो डिनाई करेगा अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए, भले उसकी आइडियोलॉजी गलत हो या उसकी जो बिलीफ है वो गलत हो। इसीलिए वो अपनी बिलीफ को कभी भी गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर उसने अपनी बिलीफ को गलत बोला और अपनी ईगो को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो ईगो का इवोल्यूशन ऐसा ही हुआ है कि अगर आपकी इमेज प्रोटेक्टेड नहीं रहती है तो आप जो सोशल अप्रूवल आपको मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और वो जितनी ताकत लगाना चाहे उतनी ताकत लगा देगा, लेकिन वो चीज़ वो प्रोटेक्ट करके ही रहेगा। सो ये ईगो प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा फैक्टर इन है इस आइडियोलॉजी को मानने और ना मानने में। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि इंटेलेक्चुअल के ऊपर अप्लाई होती है या अनएजुकेटेड या इलिटरेट पीपल के लिए अप्लाई होती है, ये सभी कैटेगरीज ऑफ पीपल के लिए अप्लाई होती है। आप चाहो तो देख सकते हो, अब जैसे कि कुछ रेडिकल विचारधारा के लोग होते हैं, उनका आपने सोच देखा होगा कि वो एक चीज़ बिलीफ को मानते हैं कि दिस सर्टेन टाइप ऑफ पीपल आर बैड एंड वी आर गुड। तो उसका एक मोटिव बन जाता है कि मैं तो सही हूँ और दूसरी बिरादरी या दूसरी जात वाले लोग गलत हैं और उनको इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वो अपनी ईगो का प्रोटेक्शन करता है, अपने आप को बचाने के लिए। दूसरे को भले उसको हटाना पड़ जाए, डिलीट करना पड़ जाए, लेकिन वो खुद को, अपनी आइडियोलॉजी को कभी नहीं चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं या बेवकूफ़ हैं इसलिए ऐसा करते हैं, इसका ये मतलब ज़रा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर वो चीज़ जो मानते आ रहे हैं उस पर कोई अटैक करता है तो उन्हें वो लगता है उन्हें खुद पर वो अटैक हो रहा है। और जब भी किसी भी इंसान पर अटैक होता है तो इंसान, स्वाभाविक सी बात है,
वो उस अटैक को डिफेंड करने के लिए पूरी जोर लगा देगा। तो यही एक रीज़न है जब आइडियोलॉजी कोई अपने आइडेंटिटी से जोड़ लेता है और उस पर कुछ अटैक कोई आता है तो उसको वो पर्सनल अटैक समझ के उसको डिफेंड करता है। और इसीलिए आप ये देखोगे कि जो इंसान 10 लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी पे, अपनी बिलीफ पे बहुत स्ट्रांग है, उसको आप ज़िद्दी बोल सकते हो, लेकिन वही इंसान जब किसी अपने ट्रस्टेड फ्रेंड के पास या जिसको वो ट्रस्ट करता है या उसका कोई क्लोज्ड वन है, उसके साथ अकेले में अगर बात करता है उन्हीं मुद्दों पर और उसे कुछ थोड़ा बहुत फैक्ट उसे थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो उस पे वो उस टाइम बिलीव कर सकता है, क्योंकि उस समय उसको पता है कि उसकी पूरी ये जो सोशल रेस्पेक्ट है या ईगो है उसको कोई इतना हार्म नहीं कर रहा है। क्योंकि 10 लोग के सामने आपकी बेइज्जती होगी तो आपका सोशल स्टेटस वो नीचे जाएगा, लेकिन एक लोग के सामने जो आपका भरोसेमंद है वो आपकी बात को बाहर नहीं फैलाएगा। तो इसलिए आपको उसकी बात मानना थोड़ा ईजी लग जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ 10 लोगों के सामने या 20 लोगों के सामने हो या सोशल मीडिया पे हो, वाइडर लेवल पे, तो वो चीज़ आप डिफेंड करने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाओगे। तो ये तो प्रॉब्लम की बात अब तक कर ली। अब मान लीजिए कि ऐसा आपके साथ होता है तो इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसको हैंडल करने का यही तरीका है, जब भी आपको कोई फैक्ट प्रेजेंट करे तो आप ये देखो कि आप उस फैक्ट को एक्सेप्ट करने के बजाय खुद को डिफेंड कर रहे हो। ये आपको देखना काफ़ी हद तक आपका सॉल्यूशन है। आपको पहले देखना है कि ये चीज़ मैं डिफेंड कर रहा हूँ या उस चीज़ फैक्ट को मैं डिनाई कर रहा हूँ, और ये दोनों चीज़ एक साथ हो सकती है, क्योंकि आप खुद को वो चीज़ एक्सेप्ट तो नहीं कर पाओगे जो आपको कोई फैक्ट दिखा रहा होगा, क्योंकि इससे आपका ईगो इम्पैक्ट हो रहा होगा। तो और आप ईगो को सेव करने के लिए आप सामने वाले फैक्ट को इग्नोर करोगे। तो इसमें बस आपको यही करना है, आपको देखना है पहले कि ये फैक्ट मैं इग्नोर कर रहा हूँ या मैं खुद को डिफेंड कर रहा हूँ। और अगर ये आपको दिख गया, यही आपका पहला स्टेप का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है। और दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप किसी की बिलीफ को आप चेंज करने के लिए आप उसको गुस्से से या फोर्सफुली कुछ इम्पैक्ट करते हो कि नहीं नहीं यही सही है, ऐसा कुछ आप फोर्सफुली आप करते हो, तो आपको इस चीज़ों से बचना है। क्योंकि जब आप ये कर रहे होते हो तो आपके अंदर डर भी आता है और एग्रेशन भी रहता है, जिसकी वजह से वो चीज़ और बढ़ती जाती है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको अपनी बिलीफ को और कायम रखना है तो आप और ज़्यादा एजिटेटेड, गुस्से में रहोगे और आप उस डर की वजह से आप उस बिलीफ को और स्ट्रांगली पकड़ते हो। तो ये डर और गुस्सा, ये दोनों आपकी बिलीफ को एज इट इज़ बनाए रखता है, क्योंकि आप फैक्ट को सुनने को तैयार नहीं हो, इसलिए आप डरे रहते हो। और डर को आप कैसे निकालते हो? किसी पे गुस्से होकर, किसी को ऊंचा बोलकर, किसी को जैसे भी होकर के सप्रेस करके। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। आपको कामली उसको सुनना है, और आपको अगर समझाना भी है तो कामली आप समझाओ, गुस्से से नहीं, डर के नहीं। और तीसरा स्टेप ये है कि किसी को तुम गलत हो ऐसा टाइप का सेंटेंस या वर्ड यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप इसको बोलने का तरीका आप चेंज कर सकते हो। आप उसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो कि जैसे कि आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि यार मैंने आज एक नई इन्फॉर्मेशन देखी है, तुम्हारा इस पे क्या ख्याल है? तुम गलत हो, और ये दूसरा कि तुम्हारा इस पे क्या ख्याल है। ये दोनों में आपको डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप किसी को बोलोगे कि आपका इस पे क्या ओपिनियन है, तो वो उसको एनालिटिकली सोच सकता है। अगर आप उसको बोल दो कि नहीं ये तुम जो बोले हो गलत है, तो उस पे वो चीज़, उस गलत को वो भी सही प्रूव करने के लिए आपके ऊपर अटैक करेगा। तो ये साइकिल चलती रहती है, आपका इस पे कोई एंड नहीं मिलेगा, दोनों आप दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे। तो जो मेरे कलीग थे जो लड़ रहे थे, उनमें से एक ने पूछा भी था कि तुम यानी मैं किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानता हूँ। तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर तुम ए पार्टी के बिलीवर हो और तुम बोलते हो कि ए पार्टी सही है, तो मैं भी ए पार्टी के समर्थन में हूँ। अगर बी पार्टी वाला बोलता है बी पार्टी सही है, तो मैं बी पार्टी के समर्थन में हूँ। मुझे एक आइडियोलॉजी के ऊपर किसी से लड़ने का इतना समय नहीं है कि मैं उसकी आइडियोलॉजी को प्रूव करूँ या अपनी कोई आइडियोलॉजी बनाऊँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि इन सब पे बात कर करके मेरा समय ही खराब होने वाला है। और उसकी जगह अगर मैं कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों पर डिस्कशन कर सकता हूँ तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट है, रैदर दैन कि किसी आइडियोलॉजी पे बात करने के। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, या आपका कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है रिसेंट ईयर्स में, या आपका इस पे कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर लिखना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।